आज का हमारा टॉपिक है पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, फर्स्ट इसके डेफिनेशन, कॉजेज़, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन, Parkinsonism or Parkinsonian syndrome is a group of disorder which manifests as tremor, disturbances in voluntary movement, rigidity, bradykinesia or akinesia, and impairment in the balance and automatic reaction। ठीक है, पार्किंसोनिज्म और पार्किंसोनियन ये टर्म है, पार्किंसन के ही टर्म है। ठीक है, इसे सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रुप ऑफ, एक सिम्टम्स नहीं, इसमें ग्रुप ऑफ क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्लिनिकल फीचर, इसके ट्रेमर देखने को मिलेगा, वॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पेशेंट वॉलेंट्री मूवमेंट डिस्टर्ब यानी लॉस हो जाएगी, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया मीन्स स्लो मूवमेंट, एकाइनेसिया एब्सेंट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ये इम्पेयर करेगा बैलेंस एंड ऑटोमेटिक रिएक्शन को। ठीक है, तो ये क्या है, पार्किंसन की डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है। पार्किंसन डिजीज वॉज ऑब्जर्व बाय जेम्स पार्किंसन इन द ईयर 1817। 1817 ईयर में जेम्स पार्किंसन ने इस डिजीज़ की खोज की थी। इनके नाम पर से ही इसका नाम पार्किंसन डिजीज़ रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट इथियोलॉजी। इथियोलॉजी में इसके क्या रीज़न है, पार्किंसन होने का कारण क्या है, ये हम देखते हैं। इडियोपैथिक, अननोन रीजन, जब कोई भी मतलब रीज़न ना पता हो किस कारण से पार्किंसन हुआ है तो वो क्या है, इडियोपैथिक आएगा। वास्कुलर डिजीज में क्या होता है, वास्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई रिलेटेड कुछ भी, मतलब आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है या सप्लाई नहीं हो रहा है प्रॉपर बेजल गैंग्लिया को, तो ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इन्फेक्शन, सपोज कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इस तरह से भी ये इसका रीज़न हो सकता है। ड्यू टू टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिसिटी हुई है, ठीक है, कोई मेडिसिन लिया है उसके टॉक्सिसिटी के, ये हो सकता है। वेरियस ड्रग्स जैसे कि फिनोथायाजाइंस, बुट्रियोफिनोन्स, टेट्राबेंजाइन, ये सब क्या है, ड्रग्स है जिसके मतलब साइड इफ़ेक्ट में ये पार्किंसन डिजीज़ होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ट्रॉमेटिक, सपोज कोई किसी ने सिर पे मार दिया या एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये बेजल गैंग्लिया अफेक्ट होगा तो क्या होगा, पार्किंसन डिजीज़ होगी। ओके, और दूसरा एक मेटाबॉलिक, इसका रीज़न होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि कैल्शियम होता है वो ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है बेजल गैंग्लिया में, तो वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। पैथोलॉजी देखते हैं कि ये कैसे होता है। डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल में जब भी ये डिक्रीज होगा तो चांसेस होते हैं पार्किंसन होने के। ठीक है, डिक्रीज इन द डोपामाइन लेवल रिमूव्स द इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस on the cholinergic pathway, causing excessive excitation of the extrapyramidal system, reticular and rubro, which causes increased tone in the agonist and antagonist। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि डोपामाइन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो डोपामाइन का लेवल डिक्रीज होगा, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है कोलिनर्जिक पाथवे को। ठीक है, तो जब ये इनहिबिट डोपामाइन लेवल डिक्रीज हो गया है तो ये कोलिनर्जिक पाथवे को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव एक्साइटेशन होगा, एक्स्ट्रापिरामिडल
एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिस्टम है उसका क्या होगा, एक्सेसिव एक्साइटेशन होगा, जिसकी वजह से क्या करता है, ये एक्सेसिव एक्साइटेशन हुआ तो ये इंक्रीज करेगा टोन, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों मसल में क्या करेगा, ये टोन इंक्रीज कर देगा। जैसे कि ये एल्बो फ्लेक्शन है, एल्बो फ्लेक्शन करना है तो बाइसेप्स मसल एगोनिस्ट उसको वर्क करना है, तो ये क्या करेगा, उसके एगोनिस्ट तो टोन इंक्रीज करेगा ही, पर उसका अपोजिट ट्राइसेप्स मसल एंटागोनिस्ट में भी क्या करेगा, टोन इंक्रीज कर देगा, क्योंकि डोपामाइन लेवल डिक्रीज हो गया है। तो ये क्या, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में टोन इंक्रीज हो जाएगा, तो इस कारण क्या मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है, डिस्टर्ब मूवमेंट हो जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं, दिस गिव राइज टू रिजिडिटी एंड ब्रैडिकाइनेसिया। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट दोनों में टोन इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या रिजिडिटी डेवलप होगी और ब्रैडिकाइनेसिया स्लो मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये इसका पैथोलॉजी है। क्लिनिकल फीचर, अब इसके क्लिनिकल फीचर देखते हैं। डिस्टर्बेंस इन वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट डिस्टर्ब होगा ही, हमने देखा कैसे वो डिस्टर्ब हो रहा है। ब्रैडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट, मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाएगी, प्रॉपर इससे नहीं होगी, वो भी हमने देखा। रिजिडिटी, रिजिडिटी इसका पॉजिटिव फीचर है, पार्किंसन डिजीज़ में रिजिडिटी जो है इसका पॉजिटिव फीचर है। ये पार्किंसन में रिजिडिटी देखने को मिलती है। इट अकर्स इन 3 फॉर्म्स, रिजिडिटी जो है वो 3 फॉर्म्स में देखने को मिलती है। एक तो लीड पाइप, लीड पाइप मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा इन यूनिफॉर्म, रेजिस्टेंस जो होगा ना, जैसे कि हम चेक करते हैं तो वो कांस्टेंटली देखने को मिलेगा, फुल रेंज एल्बो फ्लेक्शन फुल रेंज में हमने उसको चेक कर रहे हैं तो पूरे में मतलब वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। कॉगविल में क्या होता है, इन दिस द रेजिस्टेंस इज इंटरमिटेंट बट यूनिफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस इंटरमिटेंट मतलब आएगा जाएगा, रेजिस्टेंस फील हुआ फिर नहीं हुआ, फिर हुआ फिर नहीं हुआ, तो इस तरह क्या बीच बीच में इंटरमिटेंट आता है। और लीड पाइप में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है रेजिस्टेंस, ठीक है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस फील होता है, तो वो लीड पाइप हुआ। और ये कॉगविल, इसमें रेजिस्टेंस फील होता है थोड़ी देर में, थोड़े बीच रेंज में फील हुआ फिर नहीं हुआ, फिर हुआ फिर नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, कॉगविल रिजिडिटी आएगी, ठीक है। ये दोनों रेफरेंस पता चला। फिर एकाइनेसिया, एकाइनेसिया क्या है, इट इज़ एन इनएबिलिटी टू इनिशिएट मूवमेंट, इट अकर्स ड्यू टू सिवियर रिजिडिटी, जो लास्ट स्टेज की रिजिडिटी है, ठीक है। लास्ट स्टेज में रिजिडिटी क्या करेगा, ये मूवमेंट एब्सेंट हो जाएगी, मूवमेंट करने ही नहीं देगा, ठीक है, शुरू ही नहीं हो पाएगी मूवमेंट, उसे क्या कहते हैं, एकाइनेसिया कहते हैं, एब्सेंट ऑफ द मूवमेंट। दूसरा क्या है, पोस्चर डिस्टर्बेंसेस, पोस्चर डिस्टर्ब होगा। There is loss of protective reaction of upper limb extension during a fall, causing a fear of injury to the patient. तो इसमें क्या कह रहा है, एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रिएक्शन ऑफ अपर लिम्ब एक्सटेंशन, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को फॉरवर्ड गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे उसको डर लगता है कि मैं आगे की ओर गिर जाऊंगा, ओके। पेशेंट जब चलता है उसको पोस्चर मेंटेन नहीं करता है, इसमें काइफोस्कोलियोसिस काइफोटिक पोस्चर देखने को मिलता है, ठीक है, काइफोटिक स्टूप पोस्चर देखने को मिलता है। उसमें क्या आगे की ओर बेंड होने से एक्सटेंशन जो है वो प्रॉपर वर्क मतलब वीक हो जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को डर लगा रहता है कि मैं आगे की ओर गिर जाऊँगा, ठीक है। तो पोस्चर डिस्टर्बेंसेस में देखने को मिलेगा। ट्रेमर, इसमें कौन सा, रेस्टिंग ट्रेमर देखने को मिलता है, ठीक है। रेस्टिंग ट्रेमर, पेशेंट ऐसे ही सिटिंग में बैठा है तो उसमें रेस्टिंग, उसके ट्रेमर हाथ में स्टार्ट ही रहेंगे। ऑल्सो सीन पिन रोलिंग ट्रेमर इन फिंगर, समटाइम्स लिप्स एंड टंग, तो लिप्स और टंग जो है उसमें भी उसको सीवियर जो पार्किंसन डिजीज़ होता है उसमें उसको लिप्स और टंग पे भी ट्रेमर देखने को मिलता है। पिन रोलिंग ट्रेमर मीन्स वो इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर दोनों को ऐसे जो जैसे कि पील ऐसे गोल
वो इंडेक्स फिंगर और थंब से ऐसे करता रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये पिन रोलिंग कैसे नाम पड़ा, जैसे कि फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन पिल बनती है तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, ऐसे गोल गोल करते हैं पिल बनाने के लिए, तो वैसे ही ये पिन रोलिंग ट्रेमर टाइप वो देखने को मिलता है उसके इंडेक्स फिंगर एंड थंब में, ठीक है। Gait. The gait becomes slow shuffling gait with small steps. तो पेशेंट का गेट कैसा होगा, एक तो स्लो होगा इन सफलिंग गेट, यानी वो फुट ऐसे घसीट के चलेगा, ऐसे उठाएगा नहीं पैर को, घसीटता घसीटता वो चलेगा। और स्मॉल स्टेप्स, बहुत ही स्मॉल स्टेप्स, नॉर्मल स्टेप्स से बहुत ही वो स्मॉल स्टेप्स हो जाएंगे। स्मॉल स्टेप्स होंगे तो फॉल के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। द इनिशिएशन ऑफ वॉकिंग इज़ डिफ़िकल्ट बट आफ्टर इनिशिएशन द पेशेंट में वॉक फास्ट with small steps in a bent attitude and eventually run as if to catch up with his center of gravity. This is called a fascinating gait. अब देखो fascinating gait क्या है। एक बार तो पेशेंट जैसे कि पार्किंसन में हमने देखा उसका स्टूप्ड पोस्चर होगा, काइफोटिक पोस्चर, तो बैंड पोस्चर हुआ और उसमें पेशेंट स्मॉल स्टेप लेके चलने की शुरुआत करेगा। तो जब इनिशियल वॉकिंग करना है तो वो जल्दी उसको वॉकिंग नहीं कर पाता है। एक तो नैरो बेस जब सपोर्ट होता है, स्मॉल स्टेप होते हैं तो वो जल्दी वॉकिंग नहीं कर पाता है। पर जैसे वो वॉकिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो वो इतनी स्पीड से वो पेशेंट वॉक करने लगेगा, ठीक है, स्मॉल स्टेप लेके फास्ट वॉक करने लगेगा और बैंड एटीट्यूड में, और फिर बीच में कैच आएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कैच, वो रुक नहीं पाता है पर अचानक ही उसमें चलते 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 वो कैच मतलब रुक जाता है, बीच में अटक जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, फैस्टिनेटिंग गेट होगा। वो ऐसे बहुत ही स्पीड में उसको ऐसा होता है, वो खुद से ट्राई करता है रुकने के लिए पर वो रुकता नहीं है, उसके अंदर बॉडी मैकेनिज्म ऐसी है जो कैचअप मतलब बीच में वो अटक जाएगा, समटाइम उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। समटाइम पेशेंट में हैव डिफ़िकल्टी इन स्टॉपिंग सडनली एंड नीड सम एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग देयर गेट टू स्टॉप। देखो ये उसमें यही कहा गया है कि जब पेशेंट वो खुद से रुक नहीं पाता है, उसको डिफ़िकल्टी होती है। एक बार उसने चलना शुरू कर दिया, ओके, वो फास्ट चलने लगेगा, उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। और जैसे उसको सडनली रुकना है तो वो अचानक ही सडनली रुकने की कोशिश करेगा पर कोई फोर्स चाहिए कि कोई उसे रोके, ठीक है। कैसे ढलान से ऐसे छोड़ दिया और ऐसे वो ढलान से गिरते गए, ऐसे ही होता है कि वो सीधा चलता है और फिर वो चलते 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 वो रुक ही नहीं पाता है, ठीक है। फ्रीजिंग इज द टेम्पोररी इनवॉलेंट्री इनएबिलिटी टू मूव। फ्रीजिंग स्टेज कैसा है कि पेशेंट फ्रीज हो जाता है एक जगह पे, वो जैसे कि थोड़े समय के लिए, जैसे कि पेशेंट सपोज़ एग्जांपल लेते हैं कि पेशेंट को हमने कुछ लाने के लिए कह दिया कि आप जाके एक गिलास पानी लाइए, तो क्या होगा, पेशेंट खड़ा होगा और फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा वहीं पे, वो हिल ही नहीं पाएगा, जैसे बर्फ़ की तरह कैसे फ्रीज हो गया। तो इस तरह वो टेम्पोरली ये इनवॉलेंट्री है, मतलब वो खुद के कंट्रोल में नहीं होता है क्योंकि वो स्टॉप हो गया, पर वो स्टॉप हो जाता है सडन उसी टाइम पे, और फिर उसके थोड़ी देर बाद 30 सेकेंड्स या कुछ समय बाद वो पेशेंट जाएगा ग्लास में पानी लाने के लिए, ठीक है। तो इसे फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं, ये पार्किंसन में देखने को मिलता है। फेशियल एटीट्यूड, मास्क एंड एक्सप्रेशनलेस फेस, एक्सप्रेशनलेस फेस होगा। His skin appears shiny and greasy with increased salivation and drooling due to autonomic dysfunction. ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा तो इंक्रीज जो सलाइवेशन और ड्रूलिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके, लाड़ गिनना वो सब इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ऑटोनोमिक डिसफंक्शन है इसलिए।
उसकी स्किन जो होती है वो शाइनी, एकदम शाइन कर रही होगी, ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, देखो इसमें देखते हैं अपने पोस्चर। स्टूप पोस्चर देखने को मिलेगा, आगे की ओर झुका हुआ स्टूप पोस्चर। फ्लैश द ट्रंक एंड द लिम्स। ठीक है, इसके ट्रंक भी क्या होगा, फ्लैश होगा, लिम्ब भी क्या होगा, नहीं थोड़ा बेंड होगा। देखो इसमें स्टूप पोस्चर देखने को मिल रहा है, रिजिडिटी, फ्लैक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट, फॉरवर्ड ट्रंक। ठीक है, मास्क फेस एक्सप्रेशन लेस रहेगा और रिडक्शन आर्म स्विंगिंग। हाँ देखो इसमें आर्म स्विंगिंग है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। पेशेंट वॉक करेगा पर इसमें आर्म स्विंगिंग क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये सब इसके क्लिनिकल फीचर्स में ये सब आएंगे। स्पीच देखेंगे पेशेंट का तो वो स्लर एंड स्लो स्पीच होगी इसमें भी। राइटिंग कैसा होगा, माइक्रोग्राफिया मीन्स जैसे कि ये पेशेंट लिखने का शुरू करेगा तो मान लो ये बड़ा एस लिखा, फिर वो धीरे धीरे उसकी राइटिंग जो है ना, हैंड राइटिंग, वो स्मॉल ऐसे होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि कुछ भी लिख रहा है, जैसे कि स्पीच ही लिख रहा है तो ऐसे उसके बाद स्मॉल होती जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफिया। राइटिंग उसकी क्या होगी, माइक्रोग्राफिया। डिस्फेजिया यानी डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग, उसके कुछ निगलना है उसमें भी डिफ़िकल्टी होगी। ब्लरिंग ऑफ विजन, डिक्रीज ऑफ ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्लरिंग विजन होगा, आइज़ की जो ब्लिंकिंग वो डिक्रीज हो जाएगी। ग्लेबुलर टैप रिफ्लेक्स फेल। ग्लेबुलर टैप रिफ्लेक्स यानी दोनों आईब्रो के बीच फोरहेड के यहाँ जो मतलब टैपिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये साइन इसमें पॉजिटिव आएगी क्योंकि पेशेंट का जो आइज है वो ब्लिंक नहीं करेगा। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, ब्लिंक करेगा। जब हम दोनों आईब्रो के बीच वहाँ पे टैप करेंगे तो ब्लिंकिंग करेगा, और ये पार्किंसन में एब्सेंट होगा। एस्थेनिया जनरलाइज वीकनेस होती है जिसे एस्थेनिया कहते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, पेशेंट क्या होगा, डिमेंशिया, कुछ वो भूल भी जाएगा, डिप्रेशन में रहेगा, उसको मोटिवेशन नहीं, मतलब बहुत ही कम मोटिवेट हो जाएगा, एकदम सुस्त पड़ जाएगा पेशेंट। साइकोलॉजिकल उसके मतलब इश्यूज ज़्यादा रहेंगे। कॉम्प्लिकेशन, डिक्रीज इन जॉइंट रेंज डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिजिडिटी है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जॉइंट रेंज डिक्रीज होगा। मसल एट्रोफी, मसल में एट्रोफी हो जाएंगे क्योंकि वास्कुलर हमने देखा वो वास्कुलर उसमें डिस्टर्ब होगा तो मसल में एट्रोफी होगा, और पेशेंट ऐसे ही पड़ा रहता है, मसल वर्क नहीं करेगा, तो जब मसल में वर्क नहीं होगा तो क्या होगा, मसल का एट्रोफी होने के चांसेस होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, बोन जो होते हैं उसमें छेद देखने को मिलते हैं, छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है, पेशेंट वर्क उतना नहीं करता है, ठीक है, एक्टिविटी उतना नहीं करेगा, तो एक्टिविटी नहीं करने के कारण क्या होता है, बोन में वीकनेस शुरू हो जाती है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस देखने को मिलते हैं। एडिमा क्यों होगा, उसके लेग में एडिमा देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो उतना वॉक ही नहीं करेगा, उतना ज़्यादा चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके जो काफ मसल जो है इनएक्टिवेट, उतना वीनस रिटर्न, उसमें काफ जो है पंपिंग एक्शन कम हो जाएगी काफ की, तो क्या होगा, एडिमा देखने को मिलेगा। कार्डियोपल्मोनरी चेंजेस, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। कार्डियोपल्मोनरी चेंजेस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट का काइफोटिक पोस्चर है, काइफोटिक पोस्चर होगा तो क्या होगा, काइफोटिक पोस्चर है तो पेशेंट का जो वाइटल ऑर्गन्स जो है थॉरिक्स में, ठीक है, लंग्स है, ये हार्ट है, तो वो उसको क्या होगा, कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, उसके फंक्शंस भी कम होंगे। ठीक है, उसमें चेंजेस, उसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी अभी हमने देखा कॉम्प्लिकेशन, इसलिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। EMG करेंगे, इलेक्ट्रोमसोमायोग्राफी, फाइंडिंग ऑफ ल्यूइस बॉडी इन दी
midbrain on autopsy is usually considered final proof that the person had पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, लुइस बॉडी जो होता है ना वो मिड ब्रेन में देखना, ऑटोप्सी जब करते हैं तो वो मिड ब्रेन में देखने को मिलेगा। जब ये लुइस बॉडी जो है वो प्रेजेंट होगा तो समझ जाना कि पेशेंट को पार्किंसन डिजीज़ है। मैनेजमेंट इन इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन फॉर पीपल एक्सपीरियंस रिजिडिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन ये दोनों इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, रिजिडिटी भी है तो थोड़ा स्ट्रेचिंग देंगे। ठीक है, स्ट्रेचिंग देना है, नॉर्मल उनको पेशेंट की जो एक्टिव मूवमेंट है वो सब स्टार्ट रखनी है। जनरलाइज रिलैक्सेशन टेक्निक। ठीक है, जैकobson रिलैक्सेशन टेक्निक है वो आप इसमें दे सकते हो। सच एज जेंटल रॉकिंग हैव बीन फाउंड टू डिक्रीज एक्सेसिव मसल टेंशन। ठीक है, एक्सेसिव मसल टेंशन है तो जेंटल रॉकिंग वाली जो रॉकिंग चेयर भी होती है उस पर आप बैठा के उनको और ये आप दे सकते हो। जनरल रिलैक्सेशन से मिलेगा पेशेंट को। ठीक है, मसल टेंशन है वो डिक्रीज होगा। और दूसरा है इसमें वेस्टिबुलर बॉल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदर इफेक्टिव टेक्निक टू प्रमोट रिलैक्सेशन इंक्लूड स्लो रोटेशन मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी एंड ट्रंक। ठीक है, रिदमिक इनिशिएशन पेनेफ की टेक्निक है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो रिजिडिटी कम करने के लिए, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने के लिए। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन टेक्निक। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज करवानी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हैव shown improvements in strength and motor function for people with primary muscular weakness and weakness related to inactivity with mild to moderate पार्किंसन डिजीज़। इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे क्योंकि पेशेंट का मसल जो है वो एट्रोफी में जा रहा है, वीकनेस आ रही है तो एट्रोफी में जा रहा है, इसलिए पेशेंट को स्ट्रेंथ उसका बना रहे इसलिए उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे जो ऑस्टियोपोरोसिस को भी प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि पेशेंट के मसल्स है वो जो वास्टिंग में ना चाहे ऑस्टियोपोरोसिस ना हो तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते रहना है। इस जो स्ट्रेंथनिंग जो है वो लो वेट से शुरू करना है। ठीक है, फिर माइल्ड फिर हाई वेट आप यूज़ कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन में बैलेंस एक्सरसाइज भी करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेशेंट का जो उसमें गेट है इसमें पेशेंट को फॉल होते चांसेस ज़्यादा है, गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके जो गेट की वजह से, तो इसमें उनको प्रॉपर गेट ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, ये सब पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट है। ओके, तो आई होप आपको सब क्लियर होगा। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। ओके, थैंक यू।